एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर अपना मॉडल प्रपोज किया था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल में हम लोगों ने जो चीजें स्टडी की थी उन चीजों में कुछ पॉइंट ऐसे थे जो बोहर को इनवैलिड लगे थे। उन्होंने उन पॉइंट में करेक्शन किया और तब अपना मॉडल प्रपोज किया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या फेलियर थे। अगर हम लोग बात करते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की, तो रदरफोर्ड ने एक बात बोली थी, वो ये कि किसी भी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को लेकर मूवमेंट स्टार्ट करता है वो उस एनर्जी को अपने पास रिजर्व नहीं रख पाता है, सेफ नहीं रख पाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा और अपने से लोअर क्लास में जंप करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपनी पूरी एनर्जी को लॉस कर देगा तो वो न्यूक्लियस में गिर के खत्म हो जाएगा। ये बात बोली थी रदरफोर्ड ने। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर हम इसको वो एटम मान लेते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मान लेते हैं 100 जूल एनर्जी, और इनसे लोअर क्लास के बीच में हम लोग बोलते हैं कि 10 जूल एनर्जी का डिफरेंस है। यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर है 90 जूल एनर्जी, देन है 80 जूल एनर्जी, और ऐसे करते करते लास्ट क्लास में है 10 जूल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन 100 जूल एनर्जी के साथ मूवमेंट स्टार्ट करेगा और मूवमेंट करते करते 90 जूल एनर्जी, 80, 70, 60 ऐसे करते करते ये 10 जूल एनर्जी तक पहुंचेगा और सबसे लास्ट में ये पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और जैसे ही ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा ये एटम वेनिश हो जाएगा, यानी कि ये एटम खत्म हो जाएगा। ये बात बोली थी रदरफोर्ड ने। ये पॉइंट बोहर को इनवैलिड लगा था और बोहर ने इस पॉइंट को गलत प्रूव करने के लिए अपनी थ्योरी को प्रपोज किया। बोहर का पहला पॉइंट ये था कि एटम का स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर सेंटर जो पार्ट रहेगा वो रहता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारे एटम का जितना भी मास है वो डिपेंड करता है इस न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बोहर ने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ पर जो सर्किल यहां हमने बनाए हैं ये होते हैं शेल, या फिर हायर क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं ऑर्बिट। जैसे कि K, नेक्स्ट है L, नेक्स्ट है M, नेक्स्ट है N। तो ये हमारे पास अलग अलग सिंबल से हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। इनको हम लोग बोल देते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। तो बोहर का कहना था कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम के अंदर जहां मूवमेंट करता है, यानी कि जहां पर मूव करता है, उनको हम लोग बोलते हैं शेल या फिर ऑर्बिट। इनको बोहर ने एक नंबर दिया था, जैसे कि K के लिए नंबर था 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। ये नंबर फिक्स थे क्योंकि इन नंबर की हेल्प से हम लोग उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी बोहर ने दिया था। बोहर के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला था 2n का स्क्वायर। यहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू शेल होगी। तो अगर हम लोग निकालते हैं K शेल के लिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग निकालते हैं L शेल के लिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम निकालते हैं M के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में अगर हम लोग निकालते हैं N शेल के लिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि इस तरीके से हम लोग किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस बारे में बात करते हैं। अब यहां पर बोहर ने इसका भी एक और डिटेल एनालिसिस किया था और उन्होंने यहां हम लोग को बताया कि जो ये शेल्स होती हैं इनके अंदर भी अपने कुछ और सब शेल्स होते हैं। यानी कि अगर शेल के कंपैरिजन में बोले तो वो होते हैं सब शेल, और अगर कंपेयर करते हैं ऑर्बिट का तो वो होते हैं हमारे ऑर्बिटल। ये दोनों ही टर्म हमारी K, L, M, N इन शेल्स के अंदर होती है। किस तरीके से K के पास नंबर है 1 तो इसके पास एक ही सब शेल होगी यानी कि S। ऐसे ही L के पास नंबर होता है 2, यहां 2 सब शेल होंगी S के साथ P।
ऐसे ही m के पास नंबर है 3, यहां 3 सब शेल होंगी s p d। लास्ट में n के पास नंबर है 4, यहां पर 4 सब शेल होंगे s p d और सबसे लास्ट में f। तो हायर क्लास में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू SPDF रूल, जिसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ 2 पॉइंट थे जो बोहर ने बोले थे स्टार्टिंग में। अब हम लोग बात करते हैं बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को किस तरीके से डिमिनिश किया, किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसका फेलियर कैसे करेक्ट हो सकता है। तो वहां उन्होंने बोला कि ये जो एटम है जिसके अंदर शेल्स हैं KN, MN, हर शेल एक फिक्स एनर्जी लिए हुए होता है। यानी कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा है और ये है हमारा N शेल, जिससे लोअर पे है हमारे पास M शेल, इस इलेक्ट्रॉन के शेल की एनर्जी है 100 जूल और उसके लोअर शेल की एनर्जी है 90 जूल। तो यहां पर एनर्जी का डिफरेंस देखने से पता लग रहा है कितना है, 10 जूल एनर्जी। तो बोहर ने बोला कि अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी क्लास को छोड़ता है, या तो वो अपनी क्लास से लोअर क्लास में मूव करे या फिर वो ऑलरेडी लोअर क्लास में है और अपनी क्लास से हायर क्लास में मूव करे, दोनों ही कंडीशन के अंदर वो एनर्जी का जो डिफरेंस यहां पर आएगा उस डिफरेंस को गेन करके या लॉस करके ही क्लास को छोड़ता है, रैंडमली क्लास को वो नहीं छोड़ के जाता। यानी कि यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 100 जूल क्लास के अंदर है, उसको 90 जूल क्लास के अंदर मूव कराना है तो उसको अपनी 10 जूल एनर्जी जो है वो रिमूव करानी पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन 90 जूल क्लास के अंदर है, उसको मूव कराना है 100 जूल क्लास के अंदर, तो उसको 10 जूल एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी का जो गेन और लॉस होता है ये किस तरीके से होता है, यहां पर जो एटम है उसके अपने खुद के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करनी पड़ रही है तो वो किसी अदर एटम के इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को गेन करेगा। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन या लॉस करानी है तो उसको बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। तो यहीं पर बनते हैं हमारे बॉन्ड, जो कि 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इस रीजन से होता है कि किसी भी एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनको स्टेबलाइज करें, रेदर देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेदर देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंडीशन हो उनको बस अपने आप को स्टेबल कराना है। तो बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ही किसी भी एक एटम के अंदर एडजस्ट होते हैं और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो रैंडमली अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आए कि वो एटम खत्म हो जाए। ये बात को बोहर ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, बोहर का ये कहना था कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जब भी कभी शेल के अंदर मूव करता है तो वो एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम से मूव करता है। किस तरीके से, उनका कहना था वो एंगुलर मोमेंटम जिसको लेकर के कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी क्लास में, उसका फॉर्मूला होता है NH/2π। अगेन यहां पर n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, डिपेंड करता है शेल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है K शेल में, K की वैल्यू है 1, तो एंगुलर मोमेंटम फॉर K शेल कितना हो जाएगा, 1 into H/2π। हम क्या बोल सकते हैं, H/2π। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं L शेल के लिए तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2H/2π, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट करने के बाद H/π। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं M शेल की तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 3H/2π। ऐसे ही बात करते हैं अगर N शेल की, यहाँ एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2H/π, क्योंकि यहाँ पर 4/2π होगा, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे यानी कि 2H/π। तो ये रहता है हमारा एंगुलर मोमेंटम हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ताकि वो मूव करा सके किसी भी शेल के अंदर। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उस एनर्जी की, जिस एनर्जी की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन अपनी क्लास को लीव करते हैं, या तो वो अपने से हायर क्लास में जाते हैं या लोअर क्लास में जाते हैं। तो ये होता है डेल्टा ई। यहां पर डेल्टा ई का मतलब होगा एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी EF माइनस EI, जहां पर EF का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फाइनल शेल, जिस शेल के अंदर अभी इस टाइम पर वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, और EI का मतलब होगा एनर्जी ऑफ इनिशियल शेल,
करना स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक इलेक्ट्रॉन ने के शेल से एल शेल में मूव किया है, तो के शेल रहेगा उसका इनिशियल शेल और एल शेल हो जाएगा उसका फाइनल शेल। या फिर हमारे किसी एक इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है एन शेल से एल शेल की तरफ, तो उसका जो इनिशियल शेल रहेगा वो रहेगा एन शेल, वैल्यू रहेगी 4, और फाइनल शेल रहेगा उसका एल शेल, वैल्यू रहेगी 2। तो इस तरीके से इनके बीच में जो एनर्जी होगी उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और निकाल लेंगे कि डिफरेंस कितना है एनर्जी का उन दो शेल के बीच में। तो इस तरीके से बोहर ने प्रपोज किया था किसी भी एक एटम के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहां पर उन्होंने एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर शेल की, यहां हमने दो शेल के बारे में डिस्कशन किया है, किसी एक पर्टिकुलर शेल की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है उस बारे में भी उन्होंने बताया है। वो फॉर्मूला होता है En, एनर्जी ऑफ एनी शेल, इज इक्वल टू होता है माइनस में RH1/n का स्क्वायर। अगेन n की वैल्यू KLMN की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी। En का मतलब है एनर्जी ऑफ दैट शेल, जो भी शेल हो, KLMN कोई भी शेल हो। यहां पर बात करते हैं अगर RH की, RH होता है हमारा यहां पर रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.18 10⁻⁻18 जूल। ये था हमारा फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एनी शेल बाय द हेल्प ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। अब यहां पर बोहर ने एक फॉर्मूला एनर्जी का और दिया था जो कि था बाल्मर सीरीज के लिए। ये है एनर्जी अकॉर्डिंग टू बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होता है, क्या इसका यूज है हाइड्रोजन एटम के लिए, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बाल्मर सीरीज की, तो फॉर्मूला होता है इसका एनर्जी इज इक्वल टू RH माइनस में RH1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर 1 और 2 की जगह पर फाइनल और इनिशियल लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एनर्जी को फाइंड आउट किया था, बिल्कुल सेम उस तरीके से ही हम लोग इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं एक और फॉर्मूले की, जो कि होता है हमारा E इज इक्वल टू एच म्यू। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, फोटोन की एनर्जी को किस तरीके से सेव किया जाता है, ये होता है उसके लिए फॉर्मूला। जो हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करते हैं वो भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले को हम लोग इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा न्यू इज इक्वल टू डेल ई अपॉन एच। एच होता है यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हम लोगों ने यहाँ पर E की वैल्यू निकाली थी रिडबर्ग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू हमारे पास बन के आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जूल से जूल को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो यहां से न्यू को मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 3.29 इंटू 10⁻15। यहां पर सेकेंड की यूनिट रह गई थी, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी न्यू के लिए। न्यू का मतलब होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम लोगों को वेव नंबर की फॉर्म में इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि वेव नंबर होता है न्यू बार। न्यू बार इज इक्वल टू होता है न्यू अपॉन सी। वैल्यू पुट करते हैं अगर हम लोग, न्यू की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की है 3.29 इंटू 10⁻15, सेकेंड इनवर्स निकाला है, बाकी फॉर्मूला है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर डिवाइड बाय सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यू बार की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, इस पूरे डिजिट को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 1.09677 10⁻7, और ये वैल्यू रहेगी साथ में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को वेव
एटॉमिक नंबर की फॉर्म में निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा कुछ इस तरीके से। अगेन हमारे कुछ फॉर्मूले जो प्रपोज किए थे बोहर ने फॉर एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन की ही तरह दिखने वाले कुछ और एटम। हाइड्रोजन की ही तरह दिखने वाले कुछ और एटम से यहां हमारा मतलब है हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, यानी कि इसके पास शेल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं हीलियम पॉजिटिव He पॉजिटिव आयन की, तो आपने यहां पर ध्यान रखना है हीलियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 2, लेकिन +1 चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसके पास भी बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं Li लिथियम +2 आयन की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 3, लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और इसके पास भी अब बच गया है एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही कुछ एटम्स के लिए बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया था, जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस ला सकूं आप लोगों के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।